आज की इस गहन चर्चा में सभी का स्वागत है। इतिहास की किताबों में अक्सर जीतने वाले की ही कहानी हाईलाइट होती है ना? कौन जीता कौन हारा और बस बात खत्म। बिल्कुल, अक्सर ऐसा ही होता है। हाँ, लेकिन आज हम जिन ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। आज का हमारा विषय है 1576 का ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध और 1583 का दिवेर का युद्ध। ये दोनों ही युद्ध भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण पन्ने हैं। एकदम सही। और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये चर्चा सिर्फ तलवारों के टकराने के बारे में नहीं है। हमारा मिशन उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों से ये समझना है कि ये कूटनीति, भौगोलिक रणनीतियों और अदम्य साहस की एक असाधारण कहानी है। बिल्कुल, यह उन तथ्यों को सामने लाने का प्रयास है जो अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं छिप जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये विषय है ही इतना दिलचस्प। चलिए इसे गहराई से समझते हैं कि कैसे एक छोटे से राज्य ने इतने बड़े साम्राज्य को चुनौती दी। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है इन युद्धों की व्यापक रूपरेखा। इसे सिर्फ राजाओं के अहंकार का टकराव नहीं माना जा सकता, इसका एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व था। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? अगर हम 1576 के हल्दी घाटी युद्ध से थोड़ा पीछे जाएं तो 1568 का साल आता है। चित्तौड़गढ़ की एक बहुत ही विकट घेराबंदी हुई थी। हाँ, 1568 की घेराबंदी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। बिल्कुल। दस्तावेज बताते हैं कि इस घेराबंदी के बाद मुगलों ने मेवाड़ की जो उपजाऊ पूर्वी बेल्ट थी उस पर कब्जा कर लिया था। मतलब जहां खेती होती थी वो हिस्सा मुगलों के पास चला गया। लेकिन बाकी जो जंगल और पहाड़ी राज्य थे वे अभी भी राणा प्रताप के नियंत्रण में थे। और यही वो भौगोलिक स्थिति है जो इस पूरे घटनाक्रम की नींव रखती है। देखिए, मुगलों के पास उपजाऊ जमीन आ गई थी, लेकिन अकबर की असली मंशा कुछ और ही थी। तो अकबर असल में क्या चाहता था? स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अकबर हर हाल में मेवाड़ के माध्यम से गुजरात के लिए एक स्थिर और सुरक्षित मार्ग हासिल करने पर आमादा था। गुजरात पहुंचने का मार्ग। हाँ, क्योंकि गुजरात उस समय व्यापार का केंद्र था, लेकिन मेवाड़ के इन जंगली और पहाड़ी रास्तों पर महाराणा प्रताप की प्रबल शक्ति का नियंत्रण था। इस वजह से मुगल सेना कभी भी सुरक्षित रूप से आगे नहीं बढ़ पाई। समझ गया। तो अकबर के लिए ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक रुकावट थी। फिर 1572 में एक बड़ी घटना होती है जब प्रताप सिंह को राजा यानी राणा का ताज पहनाया जाता है। बिल्कुल, 1572 में उनके गद्दी पर बैठते ही अकबर ने तुरंत कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिए। दस्तावेज कहते हैं कि अकबर ने बैक टू बैक कई दूत भेजे। हाँ, अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप भी इस क्षेत्र के कई अन्य राजपूत नेताओं की तरह मुगलों के जागीरदार बन जाएं। वो उन्हें अपनी अधीनता में लाना चाहता था। मतलब एक तरह से उनके सामने प्रस्ताव रखा गया कि आप हमारी बात मान लीजिए और हमारे अधीन हो जाइए। एकदम सही। अकबर चाहता था कि बिना खून बहाए उसे वो स्थिर मार्ग मिल जाए। लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के इस प्रस्ताव को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। और इसी इनकार के साथ कूटनीति के सारे दरवाजे बंद हो गए। जब समझौते का कोई रास्ता नहीं बचा तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। और यहीं से हल्दी घाटी के महासंग्राम की भूमिका तैयार होती है। तारीख थी 18 से 21 जून 1576। हल्दी घाटी का युद्ध। सुनने वालों के लिए अगर हम मैदान का दृश्य बनाएं तो ये लड़ाई राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी के एक बेहद संकरे पहाड़ी दर्रे में लड़ी गई थी। ये कोई खुला मैदान नहीं था, ये एक बहुत ही तंग दर्रा था। बिल्कुल। अब अगर हम सेनाओं के आंकड़ों पर बात करें जो स्रोतों में दर्ज हैं तो वो काफी हैरान करने वाले हैं। महाराणा प्रताप के पास लगभग 1900 घुड़सवार और पैदल सैनिक थे और उनके साथ 1000 भील धनुर्धारी भी थे। और दूसरी तरफ मुगलों की सेना थी। हाँ, मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम कर रहे थे। दस्तावेजों के अनुसार उनके पास लगभग 5000 योद्धाओं की सेना थी। और स्रोत ये भी स्पष्ट रूप से बताता है कि अकबर की कुल सेना की संख्या महाराणा प्रताप की सेना से कम 4 गुना अधिक थी। 4 गुना अधिक। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये असमानता बहुत बड़ी है। एक तरफ विशाल साम्राज्य की भारी सेना और दूसरी तरफ एक छोटी सी टुकड़ी। कागज पर तो ये कोई मुकाबला ही नहीं लगता। बिल्कुल, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन यहीं पर प्रताप की सेना का आत्मविश्वास और रणनीतिक कौशल सामने आता है। उन्होंने उस संकरे पहाड़ी दर्रे को अपनी ताकत बनाया
जहां मुगलों की बड़ी संख्या का कोई खास फायदा नहीं हो सकता था। कमाल की रणनीति है। और इसमें जो 1000 भील धनुर्धारियों का जिक्र है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को भील जनजाति का जो सहयोग मिला उसने बहुत बड़ा अंतर पैदा किया। बिल्कुल, भील जनजाति के लोग उस इलाके के भूगोल से पूरी तरह वाकिफ थे। पहाड़ियों के ऊपर से उनके तीरों ने मुगल सेना को बहुत परेशान किया। हाँ, और सेना नायकों की बात करें तो यहाँ एक बेहद दिलचस्प बात सामने आती है। कौन सी बात? दस्तावेजों में चारण रामाजी सांधु का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। हाँ, चारण रामाजी सांधु। आमतौर पर हम चारण समुदाय को कवियों और साहित्यकारों के रूप में जानते हैं, लेकिन चारण रामाजी सांधु महाराणा प्रताप की सेना के सेनानायक के रूप में हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित थे। ये सचमुच एक बहुत ही खास तथ्य है। और वे सिर्फ उपस्थित नहीं थे। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने बड़ी वीरता से युद्ध किया और वे उस दल के सेनानायक थे जिसने मुगल सेना को सर्वाधिक क्षति पहुंचाई। ये दिखाता है कि ये लड़ाई समाज के हर वर्ग के लिए कितनी व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण थी। एक साहित्यकार का इतना भयंकर योद्धा बन जाना प्रताप की सेना के उच्च मनोबल को दर्शाता है। एकदम सही कह रही हैं आप। अब जरा युद्ध के उस खौफनाक मंजर की तरफ चलते हैं जब दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। वो बहुत ही इंटेंस क्षण रहा होगा। बहुत ज्यादा। युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह का भी आमना सामना हुआ था। दस्तावेज बताते हैं कि प्रताप ने अपने भाले से वार किया था, पर मानसिंह उस वार से बाल बाल बच गया। अगर वो वार लग जाता तो युद्ध का परिणाम उसी पल बदल सकता था। बिल्कुल, लेकिन भले ही मानसिंह बच गया हो, प्रताप की सेना के आक्रमण का वेग इतना तीव्र था कि मुगल सेना टिक नहीं सकी। मुगल सेना में मानसिंह सहित कई बड़े सेनापति मौजूद थे। हाँ, इतने बड़े सेनापति होने के बावजूद मुगल सैनिक महाराणा प्रताप के आगे टिक न सके। आक्रमण की तीव्रता ने उनकी फॉर्मेशन पूरी तरह तोड़ दी होगी। बिल्कुल तोड़ दी। स्रोत बताते हैं कि मुगल सैनिक मैदान छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए और वे बनास नदी के दूसरे किनारे तक, जो कि वहां से 10-15 किलोमीटर दूर था, भागते चले गए। एक 4 गुना बड़ी सेना का 10-15 किलोमीटर दूर तक भागना, ये प्रताप की आक्रामक रणनीति की एक बहुत बड़ी जीत थी। और इस 3 दिन तक चले युद्ध में इतना भारी रक्तपात हुआ कि सारा क्षेत्र ही रक्तमय हो गया। इतना खून बहा कि उस जगह की पहचान ही बदल गई। हाँ, और इसी कारण इस स्थान को आज भी रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। रक्त तलाई यानी रक्त का तालाब। ये नाम ही युद्ध की भयानकता को बयां करता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष क्या निकलता है? स्रोत बताते हैं कि 3 दिन तक चले इस भीषण युद्ध में किसी की भी निर्णायक जीत नहीं हुई। और यही बात प्रताप की छोटी सी सेना की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक विशाल साम्राज्य की इतनी बड़ी सेना 3 दिन तक लड़ने के बावजूद उन्हें हरा नहीं पाई और गुजरात का रास्ता साफ नहीं कर पाई। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक रहा, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। अब हम 1583 की तरफ बढ़ते हैं, हल्दी घाटी के 7 साल बाद। दिवेर का युद्ध। जी हाँ, 1583 की विजयादशमी का दिन था। प्रताप ने दिवेर में मुगल सेना पर एक निर्णायक आक्रमण किया। ये बचाव की लड़ाई नहीं थी, ये एक सीधा और आक्रामक हमला था। एकदम। और इस युद्ध में अमर सिंह का अकल्पनीय पराक्रम देखने को मिलता है। अमर सिंह का वो प्रहार इतिहास के सबसे चर्चित क्षणों में से एक है। स्रोतों के अनुसार अमर सिंह ने मुगल सेनापति पर भाले से इतना जोरदार प्रहार किया कि उसे भेदते हुए भाला सीधे जमीन में धंस गया। ये कोई सामान्य प्रहार नहीं था। बिल्कुल नहीं। सेनापति के शरीर के आर पार होकर भाले का जमीन में धंस जाना, ये दृश्य ही मुगल सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए काफी था। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका होता है किसी भी सेना के लिए, जब उनके कमांडर का ऐसा हश्र हो। और इसका असर तुरंत दिखा। प्रताप और अमर सिंह के हमले ने मुगलों को बुरी तरह पराजित किया। इतनी बुरी तरह कि मुगलों को मेवाड़ से स्थायी रूप से खदेड़ दिया गया। हाँ, दस्तावेज स्पष्ट कहते हैं कि मेवाड़ में मुगलों के जितने भी स्थान या चौकियां थीं, सभी 36 स्थानों से मुगल सैनिक भाग खड़े हुए। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि कैसे एक इतनी बड़ी सैन्य व्यवस्था पूरी तरह ढह गई। अंततः दिवेर युद्ध में 36,000 की विशाल मुगल सेना ने प्रताप और अमर सिंह के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। 36,000 सैनिकों का सरेंडर करना, ये साबित करता है कि सिर्फ संख्या बल ही युद्ध नहीं जिताता। बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें श्रोताओं के लिए, तो ये साफ हो जाता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद एक विशाल साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है।
बशर्ते आपके पास सही रणनीति हो और अदम्य साहस हो। और भील जनजाति जैसे स्थानीय जातियों का मजबूत समर्थन हो। बिल्कुल, प्रताप ने इन सभी चीजों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। जी। आज हमने हल्दी घाटी के संकरे दर्रे से लेकर दिवेर के निर्णायक युद्ध तक का पूरा सफर देखा। और इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। स्रोतों में हमने देखा कि मुगलों के पास मैदानी और उपजाऊ जमीन थी, लेकिन महाराणा प्रताप के पास सिर्फ जंगल और पहाड़ बचे थे। सोचने वाली बात यह है कि क्या मेवाड़ की ये दुर्गम भौगोलिक स्थिति केवल युद्ध की रणनीति का हिस्सा थी, या फिर इन कंटीले जंगलों और पथरीले पहाड़ों ने ही वहां के लोगों के भीतर उस स्वतंत्र और अजेय भावना को जन्म दिया था जिसे एक विशाल साम्राज्य की 36,000 की सेना भी नहीं कुचल सकी। क्या बात है। क्या मुश्किल भूगोल ही इंसानी आज़ादी की सबसे मजबूत ढाल बन जाता है? इस विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है ये। हमारे साथ इस ऐतिहासिक अध्ययन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।